हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं रसायन विज्ञान के सेकंड पार्ट का। पहले दिन हम लोगों ने चर्चाएं किया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कैसे पहचानते हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। ये कक्षा 10 के रसायन खंड का पहला चैप्टर है और इसी पहले चैप्टर की हम लोग शुरुआत किए हुए हैं। इसके पहले हम लोगों ने देख लिया था कि जो रासायनिक अभिक्रिया है वो क्या होती है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है इसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयुक्त हो करके एक तीसरे नए पदार्थ का निर्माण करता है और वो तीसरा बना हुआ नया पदार्थ जो है वो किसी भी प्रकार से पहले से संयुक्त जो भी पदार्थ हैं उनके गुणों से भिन्नता दर्शाता है, तो ऐसे सिचुएशन को रासायनिक अभिक्रिया कहा गया था। और वो रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग कैसे पहचाने थे कि उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, ताप में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। अब जैसे रासायनिक अभिक्रिया का हम लोगों ने एक सीधा साधा उदाहरण लिया था, जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन को ऐड किया गया था तो बना हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे सिचुएशन में ये दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ रहे हैं, ये कार्बन और ऑक्सीजन है, ये आपस में संयुक्त होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। तो ये पूरी की पूरी घटना रासायनिक अभिक्रिया हुई थी, इसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। अब यहाँ पे पहचान हम कैसे कर रहे हैं, देख रहे हैं ये कार्बन है, ये ठोस अवस्था में था, ये ऑक्सीजन है, ये गैस अवस्था में था, लेकिन अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो ये भी गैसीय अवस्था में बन रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ये ठोस और गैस दोनों अलग अलग अवस्थाएं हैं और दोनों अलग अलग अवस्थाएं मिल करके एक गैसीय अवस्था का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह से ये घटना रासायनिक अभिक्रिया था। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे बात हम लोग कर रहे थे कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो जो पदार्थ उसमें जुड़ते हैं उन पदार्थों के अवस्थाओं के आधार पर, उन पदार्थों के जो अवस्था परिवर्तन है के आधार पर ये रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों की चर्चा हम लोगों ने किया था कि जैसे मान लीजिए एक रासायनिक अभिक्रिया का नाम हम लोगों ने लिया था, उसका नाम दिया गया था संयोजन अभिक्रिया। दूसरा रासायनिक पदार्थ हम लोग लिए थे, उसका नाम दिया गया था वियोजन अभिक्रिया। उसी तरह से और भी नाम सामने आए थे, विस्थापन अभिक्रिया, और भी नाम आया था आपके सामने ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसके अलावा अपचयन अभिक्रिया। तो ये तमाम नाम थे ऐसे, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। तो ये तमाम प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं थी। अब इनमें से हम लोगों ने दो रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा को डिटेल कर लिया था, ये संयोजन और वियोजन के बारे में। दोनों के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसको योगात्मक भी नाम दिया जाता है, योगात्मक अभिक्रिया भी इसे कहा जाता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयुक्त होकर के किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहे थे, और ये तमाम उदाहरण आपके सामने लिए गए थे। दूसरी बात वियोजन अभिक्रिया था। वियोजन अभिक्रिया में क्या था कि किसी बाह्य फैक्टर के कारण, किसी बाह्य फैक्टर मतलब कारक जो है, चाहे वो दाब हो सकता है चाहे वो ताप हो सकता है, उसके कारण जब कोई पदार्थ जो है वो टूट जाता था, किसमें, अपने अवयवों मतलब जिनसे मिलकर के वो बना हुआ होता था, उसी में जब वो टूट जाता था तो इस घटना को हम लोगों ने वियोजन अभिक्रिया कहा था। और एक एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का। ये CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये टूट गया था और टूटने के बाद ये CaO और इस तरह से फिर CO2 में टूट करके अलग हो गया था। तो इस तरह से ये टूटने का काम कर रहा था, वियोजित हो रहा था, खंडित हो रहा था। तो ये वियोजन अभिक्रिया था और ये अभिक्रिया जो थी वो संयोजन अभिक्रिया थी। तो यहाँ तक हो गया था। ठीक है, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में आज हम लोग चर्चा करेंगे विस्थापन अभिक्रिया। एक नाम इसे और दिया जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसे हम
प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, या इसको हम ये कह सकते हैं कि ये जो विस्थापन अभिक्रिया है या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ये अगर इसे हम परिभाषा के रूप में देखें, जैसे संयोजन अभिक्रिया में हम लोगों ने क्या देखा था कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयुक्त हो रहे थे। वियोजन में क्या देखा गया था, किसी बाह्य फैक्टर के कारण, किसी बाह्य कारक के कारण वो पदार्थ आपस में जिससे मिलकर के बने हुए थे उसी में टूट जा रहे थे। अब वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन के बाद ये तीसरे नंबर की जो है वो विस्थापन या प्रतिस्थापन। इसमें क्या होता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई रासायनिक अभिक्रिया घटित हो रही, उस रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को या अधिक क्रियाशील धातु किसी कम क्रियाशील धातु को जब वो विस्थापित कर देता है या उसके स्थान पर अपने आप को स्थापित कर लेता है, तो ऐसी घटना जो होती है वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी सीधा सीधा बहुत सीधा इसका डिफिनेशन है, परिभाषा है कि जब कोई अधिक क्रियाशील धातु या तत्व या पदार्थ कम क्रियाशील धातु तत्व या पदार्थ को हटा करके उसके स्थान पर अपने आप को स्थापित कर लेता है, तो ये घटना जो होती है वो विस्थापन या प्रतिस्थापन। विस्थापन मतलब उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाना, या प्रतिस्थापन का मतलब उसके स्थान पर दूसरा आना। जैसे अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम ले लें, जैसे मान लीजिए ये Zn है प्लस H2SO4। ठीक है, Zn प्लस H2SO4 ये जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, Zn प्लस H2SO4। अब ये हमारा रिएक्शन बनता है ZnSO4 प्लस H2। ठीक, अब ये जिंक और H2SO4 आपस में क्रिया कर रहा है और क्रिया करने के बाद ये बना क्या रहा है, जिंक सल्फेट बना रहा है। यानी ये आपका जिंक है और ये जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल कह लें, और ये बन रहा है आपका जिंक सल्फेट, और साथ ही साथ निकल क्या रहा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब यहां ये देख रहे हैं कि Zn H2SO4 के साथ मिलाया जा रहा है। अब यहाँ पे जिंक भी है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और यहाँ पे भी सल्फेट भी है, और बन क्या रहा है, जिंक सल्फेट। तो इस तरह से अगर हम देखें इनकी और इनकी तुलना करें तो इन दोनों की तुलना में जो जिंक है वो जिंक हाइड्रोजन की अपेक्षा ज़्यादा क्रियाशील है। इसलिए ये जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन को अपने स्थान से हटा देता है और इस तरह से हटा करके अपने आप को उस स्थान पर एडजस्ट कर लेता है, और इस तरह से यहाँ H2 की जगह पर Zn होता है और SO4 ऑलरेडी है ही है, तो बनता है हमारा ZnSO4, और वो H2 क्या होता है, फिर बाहर की तरफ निकल जाता है। तो इस तरह से ये जो घटना घटती है वो होता है आपका विस्थापन अभिक्रिया होती है। अब इस चीज़ को अगर ये देखा जाए कि कैसे हमें पता चलेगा कि जो है ये Zn क्यों विस्थापित करेगा हाइड्रोजन को, कौन सी ऐसी क्षमता इसके अंदर है कि विस्थापित कर ले रही है, तो एक चैप्टर हम लोगों ने इसमें पढ़ा हुआ है, इस तरह से आगे आएगा और कक्षा 12 में उसका बहुत डिटेल हम लोग पढ़ेंगे कि एक VRS बनती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। उस विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो भी तत्व खोजे गए हैं उनको उनकी सक्रियता के आधार पर, उनकी क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए और बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। और उस VRS में देखने पर यह पता चलता है कि ये जो जिंक है वो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, अर्थात वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। जो धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं उनको VRS एक नाम दिया जाता है, VRS विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये श्रेणी बनाई जाती है और उसमें तत्वों को उनके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। किस आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर। तो इस तरह से जब उसमें हम देखते हैं VRS में, तो ये जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होता है। जब ऊपर स्थित है इसका मतलब वो ज़्यादा क्रियाशील है, और ज़्यादा क्रियाशील है तो नीचे वाले को विस्थापित कर देता है। इस तरह से यहाँ पर ये विस्थापन अभिक्रिया हुई, और इसके आधार पर एक क्वेश्चन आपसे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी के आधार पर कि क्या कारण है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं विस्थापन का।
एक उदाहरण अगर हम और लोग दें तो Cu देखते हैं कि इस तरह से Fi प्लस CuSO4, ठीक है। अब बनता है FiSO4 प्लस Cu विस्थापित हो जाता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर, क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की छड़ डालने पर, कील डालने पर वो जो विलयन का रंग है, क्योंकि इसका रंग होता है नीला रंग का ये होता है, ठीक। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और यही पूछा जाता है, इसी चैप्टर में पूछा जाता है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थियोरेटिकल है, बोधात्मक टाइप में पूछा जाता है कि क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर वो नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और इसी चैप्टर के हैं। तो इस तरह से इसका भी वही कारण है, क्योंकि जो Fi होता है वो Cu से ज़्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए जैसे ही इसे कॉपर सल्फेट के विलयन में हम डालते हैं, ये क्या करता है, इस कॉपर को विस्थापित कर देता है, हटा देता है, रिमूव कर देता है, और इस तरह से जो विलयन का नीला रंग है वो धीरे धीरे अपने आप क्या होता है, गायब हो जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके सामने बन करके आता है। तो ये दो उदाहरण आपके सामने हैं विस्थापन अपक्रिया के, कि विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, एक बार फिर देख लें, बहुत सीधा सीधा है, अभी तुरंत याद हो जाएगा कि विस्थापन अपक्रिया क्या है, कि जब किसी रासायनिक अपक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ जो है मिलाए जाएं तो रासायनिक अपक्रिया होगी ही होगी, लेकिन अगर इसमें हम देखें विस्थापन अपक्रिया स्पेशली क्या है, तो हम ये कहेंगे कि जब एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को, या अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसको हटा देता है और उसके स्थान पर अपने आप को स्थापित कर लेता है, तो ये जो घटना होती है वो हमारी कहलाती है विस्थापन अपक्रिया या प्रतिस्थापन अपक्रिया, ठीक है। तो इस तरह से ये दो उदाहरण आपके सामने हैं, बहुत सीधे सीधे उदाहरण हैं। ये सवाल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और थियोरेटिकल करके ये पूछा जाता है बोधात्मक टाइप में कि क्या कारण है कि लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो इस तरह से ये विस्थापन अपक्रिया जो है, विस्थापन अपक्रिया के दो उदाहरण आपके सामने हैं। दोनों उदाहरण को एक बार फिर से आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे अगले रासायनिक अपक्रिया की। अगला रासायनिक अपक्रिया हमारे सामने है ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसके पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया था कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं थी वो अलग अलग प्रकार थी, उनमें एक नाम ऊष्माशोषी का भी आया हुआ था। ऊष्माशोषी होता है, ऊष्माक्षेपी होता है, तो हम लोग चर्चा करेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया का, ठीक है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब क्या है, ऊष्मा, यहाँ देख रहे हैं दो वर्ड हैं, ऊष्मा अवशोषी यहाँ छिपा हुआ है, और तो इस तरह से देख रहे हैं कि ऊष्मा अवशोषी यानी एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया कि जिसको घटित होने में ऊष्मा ली जा रही हो, अर्थात ऊर्जा ली जा रही हो, गेन की जा रही हो, तो ऐसी अभिक्रिया को जो कहा जाता है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। यानी अगर हम एज ए डिफिनीशन के रूप में अगर हम देखें, परिभाषा के रूप में अगर इसको हम लोग देखें इस अभिक्रिया को, तो हम ये कह सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊर्जा ली जाती है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए ये कार्बन है और इसके साथ हम पानी मिला रहे हैं, कार्बन है और कार्बन के साथ हम पानी मिला रहे हैं यानी C+H2O करते हैं, तो देखते हैं इस अभिक्रिया को घटित होने के लिए ये रासायनिक अभिक्रिया घटेगी, क्योंकि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के जब क्रिया करते हैं तो ऐसी घटना रासायनिक अभिक्रिया होती। अब ये कार्बन और पानी ये मिल करके बनाते हैं क्या, ये बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। लेकिन इसको बनने के लिए इन पदार्थों को जुड़ना है और इनको जुड़ने के लिए कहीं न कहीं इनमें कुछ न कुछ ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। तो हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर ऊर्जा लगती है 131.4 किलो कैलोरी,
कैलोरी, इतनी ऊर्जा लगती है इसके अंदर, और तब बनता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से ये, चूंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो पद होते हैं, एक तीर के बाईं तरफ और एक तीर के दाईं तरफ, तो जो बाईं तरफ होता है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, अभिक्रिया करने वाला, और इधर जो बनता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो इधर जो ऊर्जाएं लगती हैं वो अवशोषित हो जाती हैं, ली जाती हैं, और इधर जो ऊर्जा आएगी उसको हम लोग कहते हैं कि ये ऊर्जा निकल रही है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में हमको क्या पता चल रहा है, इस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा ली जा रही है, न कि ऊर्जा यहाँ पे दी जा रही है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरी की पूरी घटना जो है वो ऊष्माशोषी की है और एक एग्जाम्पल है। तो सीधा सीधा हमारे सामने अगर एज ए डिफिनेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया कि जिसमें ऊर्जा ली जाती है, या ऐसे कह सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसको घटित होने में ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊर्जा का ग्रहण किया जाता है, ऊर्जा को गेन किया जाता है, तो ऐसी घटना ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, चलिए ठीक। अब दूसरे नंबर पे बात हम लोग करें अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ठीक उल्टा होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया का। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में हम लोगों ने क्या देखा था कि ऊष्मा ग्रहण की जा रही थी, ऊष्मा ली जा रही थी, और इस तरह से ली जा रही थी। लेकिन यहाँ क्या होगा, इस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा जो होती है वो निर्मुक्त होती है, ऊष्मा जो होती है वो निकलती है, एनर्जी निकलती है, गेन नहीं होती, बल्कि वो बाहर की तरफ निर्मुक्त हो जाती है, निकल जाती है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर इसको आज परिभाषा के रूप में देखें तो हम कह सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है वो एक रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है कि जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब जैसे ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये मिलकर के बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये डाइऑक्साइड है, दो है तो डाई होता, एक है तो मोनो, आपने देखा होगा लिखा था CO, तो हम इसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरह से दो है तो हम बोलेंगे डाइऑक्साइड, तीन है तो ट्राइऑक्साइड, चार है तो टेट्राऑक्साइड, पाँच है तो पेंटाऑक्साइड, छः है हेक्साऑक्साइड। इस तरह से अलग अलग नाम आते रहते हैं इनके। परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो होता है वो मोनो होता है, डाई होता है, ट्राई होता है, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टन, तो इस तरह से आप होगा। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक बहुत ही साधारण और सिंपल को एग्जाम्पल है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को बनने में जो ऊर्जा लगती है वो ऊर्जा जो होती है ये बाहर की तरफ निकलती है, और ये 94.0 किलो कैलोरी होती है। 94.0 किलो कैलोरी होती है। ठीक है, इसको 94 भी कह सकते हैं, किलो कैलोरी होती है। तो इस तरह से अगर उत्पाद की तरफ ऊर्जा हो रही है, निर्मुक्त हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और अगर हम अभिकारक की तरफ ऊर्जा लग रही है तो उसे हम बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो इस तरह से ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया हुआ, वियोजन अभिक्रिया हुआ, ऊष्माक्षेपी हो गया, ऊष्माशोषी हो गया। ठीक है, चलिए ठीक। अब हम लोग अगला जो रिएक्शन होगा या अगला जो अभिक्रिया की बात हम लोग किए थे वो था ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, ये दो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं होती हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के घटित होने में। अगर एक बड़ी जटिल रासायनिक अभिक्रिया है तो एक साथ उसमें दोनों घटनाएं घटती हैं, एक ऑक्सीकरण भी होता है और एक अपचयन भी होता है। और जब दोनों एक साथ एक रासायनिक अभिक्रिया में घटती हैं तो इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अगले रासायनिक अभिक्रिया में, जिसको हम संयुक्त रूप से ऑक्सीकरण और अपचयन को ही जोड़ करके नाम लेंगे, और वो नाम होगा रेडॉक्स अभिक्रिया, या उसको ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन चूंकि अभी हमें
रेडॉक्स अपक्रिया नहीं पढ़ना है, अभी हमें अलग अलग ऑक्सीकरण अपक्रियाएं क्या होती हैं, उनके एग्जाम्पल, उनकी पहचान, और अपचयन अपक्रिया क्या होता है, उनका एग्जाम्पल, उनका पहचान, फिर दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा रेडॉक्स अपक्रिया। तो पहले हम ऑक्सीकरण अपक्रिया की बात करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया में अगर हम सिंपल सा सीधे सीधे अगर हम बात करें, सीधे याद करने के लिए, तो हम सीधे ये कह सकते हैं कि वो रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु या आयन से, ध्यान देना है, किसी परमाणु या आयन से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ध्यान दीजिए, किसी परमाणु या आयन से। अब यहाँ दो वर्ड आपके सामने आ रहे हैं, एक आ रहा है परमाणु और एक आ रहा है आयन, ठीक है। तो परमाणु के बारे में और आयन के बारे में, हालांकि दोनों के बारे में आप परिचित होंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे आ गया तो थोड़ी चर्चा कर लें कि परमाणु और आयन की बात कर रहे थे। तो परमाणु के बारे में कक्षा 9 में बहुत डिटेल पढ़े थे, कक्षा 11 में अभी पूरा चैप्टर फिर एक बार पढ़ना है। तो परमाणु क्या है, ये द्रव्य का एक छोटा कण है, और इसके बारे में तमाम प्रकार के साइंटिस्टों के द्वारा अलग अलग थियरियाँ भी दी गई थी। इसके पहचान के लिए किसी ने कहा विभाज्य, किसी ने कहा अविभाज्य है, फिर ये हुआ किससे मिलकर के बना, और तमाम छोटे छोटे कण थे इसके अंदर पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, ये सब है। और आयन की बात अगर करें तो आयन क्या है, तो इसी आयन को अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि आवेश युक्त परमाणु या परमाणु के समूह को आयन कहते हैं, ठीक। अब जैसे परमाणु के तमाम तत्व खोजे गए हैं, जैसे संकेत के रूप में आपको कक्षा 9 से लेकर के अब तक बताया गया, जैसे मान लीजिए सोडियम है, पोटेशियम है, इस तरह से हाइड्रोजन है, लिथियम है। तो ये तत्वों के परमाणु हैं, ये तत्वों के क्या है, परमाणु हैं। और ये जब हम सोडियम को Na केवल लिखते हैं तो ये परमाणु है, लेकिन अगर इसे हम Na पर एक पॉजिटिव लगा देते हैं, एक आवेश लगा देते हैं, तो ये सोडियम का आयन कहलाता है। तो इस तरह से ये परमाणु और ये आयन, सिंपल सा डिफरेंस है दोनों में कि आवेश युक्त जो परमाणु या परमाणु का समूह होगा वो होगा आयन, अन्यथा अगर सीधा ऐसे है तो वो होगा परमाणु। तो इस तरह से हम परिभाषा अगर हम ऑक्सीकरण की देख रहे हैं, तो अगर हम ये कह लें तो इसमें कहा गया कि वह क्रिया है कि जिसमें परमाणु या किसी भी आयन से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो कहलाता है ऑक्सीकरण। देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आपके सामने है सोडियम, ये कन्वर्ट हो रहा सोडियम आयन, ये घटना है ऑक्सीकरण का, ठीक है। क्यों है, क्योंकि डिफिनेशन अभी हमने दिया कि वो ऑक्सीकरण अपक्रिया वो अपक्रिया है जिसमें किसी तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या किसी तत्व के आयन से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो यहाँ देख रहे हैं सोडियम है, और सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, और इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है 11, क्योंकि कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ लिया है कि जो भी इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या होती है वही उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, या जो उसका परमाणु क्रमांक होता है वही उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इस तरह से 11 है, लेकिन जब एक इसके ऊपर चार्ज लग गया धन का, इसका मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया। अब जैसे अपने डिफिनेशन हम लोगों ने देखा आयन का कि आयन क्या होता है, अपने कहा कि आवेश युक्त परमाणु। तो आवेश आखिर क्यों आता है, इसकी भी चर्चा करना है। आवेश क्यों आता है, तो उन तत्वों के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन के निकलने या उन तत्वों के परमाणुओं में और इलेक्ट्रॉन के जुड़ने के आधार पर ही इसके ऊपर आवेश होता है। अब धन कब होगा, ऋण कब होगा, इस बात को जान लें। जब किसी तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो धन उसके ऊपर जुड़ता है, जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना धन होगा। और जब किसी से तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है या जुड़ता है तो उसे हम लोग जो कहेंगे ऋण उसके ऊपर आवेश होता है। जैसे ये क्लोरीन होता है, ये हमेशा नेगेटिव इसके ऊपर चार्ज आता है, ठीक है। तो इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो माइनस होता है चिन्ह, और जब इलेक्ट्रॉन इससे निकलता है तो धन आवेश होता है। तो इस तरह से आपने यही कहा कि जो
अभिक्रिया, वो रासायनिक अभिक्रिया कि जिसमें किसी तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो देख रहे हैं यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन जब कन्वर्ट हो गया आयन में तो यहाँ अब 11 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे बल्कि होंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये जो घटना होगी वो होगा हमारा ऑक्सीकरण। ठीक है, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। हो गया। अब इसके अलावा और भी तमाम उदाहरण हैं। ठीक, चलिए, ये तो जो परिभाषा दी गई या जो परिभाषा हमने दिया कि तत्वों के परमाणुओं या आयन से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसके आधार पर, लेकिन और भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया की पहचान होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया की और भी पहचान है तमाम, और ऐसे तमाम पहचान है जिनके आधार पर भी अगर हम कहें देख लें तो अगर और भी पहचान करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे तत्व, या हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है कि जिसमें किसी पदार्थ से या किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता हो। अगर ऑक्सीजन किसी पदार्थ के साथ संयोग करता है वो घटना घटती है, वो भी रासायनिक अभिक्रिया जो है वो ऑक्सीकरण कहलाती है। इसका उदाहरण अगर हम देखें, जैसे कार्बन है ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो CO2 बन गया, ये घटना कहलाती है आपका ऑक्सीकरण का। ठीक है, यानी एक पहचान ऑक्सीकरण का ये भी हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा हो तब भी हम कहेंगे कि वो घटना जो होती है वो ऑक्सीकरण की होती है। तो एक तो हम इस तरह से भी पहचान सकते हैं ऑक्सीकरण को, और दूसरा जो हम लोगों ने कहा कि पदार्थ के अंदर से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है यानी वो कन्वर्ट हो जाता है आयन के रूप में। तो इस तरह से ये सोडियम था, सोडियम आयन के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से यह भी ऑक्सीकरण के उदाहरण है, यह भी ऑक्सीकरण के उदाहरण है। इस तरह से ऑक्सीकरण अभिक्रिया ये हो गई। ठीक है, तो अब तक जितनी चीज़ हम लोगों ने देखा इसमें और इसके पहले वाले टॉपिक में, वो पहले चैप्टर का रासायनिक अभिक्रिया, और उस रासायनिक अभिक्रिया में परिभाषा सिंपल सी बात थी, दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में संयुक्त करते हैं तो नया पदार्थ का निर्माण होता है, और वो पदार्थ पहले के पदार्थों से गुणों में भिन्नता दर्शाता रासायनिक अभिक्रिया है। कैसे पहचानेंगे? उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, ताप में परिवर्तन हो जाता है, और इस तरह से कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषी की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और अगले टॉपिक में हम लोग जो है अपचयन अभिक्रिया का, रेडॉक्स अभिक्रिया का, और ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं घटित हो रही हैं इनका हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है। जो भी हमारा दैनिक जीवन है, जो हमारी रोज़मर्रा की जो जीवन है, इसमें इन रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या प्रभाव पड़ते हैं इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक था वो विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। तो इनको जितनी भी चीज़ें थी वो आज के टॉपिक में क्लियर हो गई। विस्थापन अभिक्रिया में भी वही होता, और आज सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एक बनता है लघुत्तरी टाइप में वो था आपका, जो हमने विस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल लिया था, Fi को हम लोगों ने CuSO4 के विलयन में डाला था तो FiSO4 बना था और Cu विस्थापित हो गया था। क्यों ऐसा हुआ था इसकी चर्चा हम लोग किए, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, ये विस्थापन अभिक्रिया का महत्वपूर्ण उदाहरण भी है और बोधात्मक टाइप में क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज इतने थे, इसको नोट कर लेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया और इन रासायनिक अभिक्रियाओं का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है इसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। वेलकम।